हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है और आप एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर में फॉर्म अप्लाई किए हैं और आप चाहते हैं कि कम टाइम में हम घर बैठे एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर सकें, तो कैसे होगा? तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से होगा और नोट्स के माध्यम से होगा। तो ये हमारा टेक्निकल क्लास का यह 5 वाइंडिंग है, इलेक्ट्रिकल का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यह घर पर बाय पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें भी कर सकते हैं। या यूपीपीसीएल के फॉर्म अप्लाई किए हैं, यूपीआरवीएनएल के फॉर्म अप्लाई किए हैं, या बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है और आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो यह वीडियो लास्ट तक देखिए। यह हम डेमो क्लास के पर्पज से बना रहा हूं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, क्या फीस रहेगा, कैसे टेस्ट सीरीज होगा, कैसे डिस्कशन होगा एमसीक्यू क्वेश्चन का। लास्ट में डिस्कशन करेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड करिए और घर बैठे एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और नोट्स के माध्यम से। चलिए देर नहीं करते हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत पढ़ने से पहले कुछ हमें यह सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो देखिए, अणु के बारे में कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। अब बोलिए कि डिफिनेशन क्यों बताएं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। ऑप्शन देगा अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो वहां होगा अणु। एक क्वेश्चन और आता है परमाणु के बारे में, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है। वहां तत्व देगा कि निम्नलिखित में से तत्व का सूक्ष्मतम कण है, अणु, परमाणु, तो तत्व कहेगा तत्व का सूक्ष्मतम कण तब परमाणु होगा। अब पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कहेगा तो अणु होगा। ये दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया है, पिछले बार ड्राइवर का एग्जाम हुआ था। तो अब आते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है, ये भी आपको कभी कभी बेसिक में। तो देखिए, कक्षा की जो संख्या है K, L, M, N, यह कक्षा की संख्या। यह क्या है? नाभिक है। क्या है? नाभिक है। एक बात और बता दूं, पहला क्वेश्चन पूछता है कि नाभिक में चार्ज कैसा होता है। तो नाभिक जो होता है धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। अब एक सवाल और आता है कि नाभिक का खोज कौन किया था। तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड। कब किया था? 1911 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आता है। नाभिक में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यह बाहरी कक्षा में जो होता है वह इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो देखिए, K पहली कक्षा है, L दूसरी कक्षा है, M तीसरी कक्षा है, N चौथी कक्षा है। अब फॉर्मूला निकालने का क्या होता है? 2nx²। अगर पहली कक्षा में पूछेगा तो 2 और 1 का x² करेगा तो क्या होगा? 2 ही होगा। दूसरी कक्षा में पूछेगा तो 2 का x² करेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। तो इसी तरह बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है।
अब आते हैं हम लोग आगे, तो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में। चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। संकेत ई से सूचित करते हैं। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन। कहीं कहीं रदरफोर्ड दिया है लेकिन गलत है। एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया है? गोल्डस्टीन। कब किया था? 1911 ईस्वी में। चार्ज कितना होता है? केवल +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। संकेत है पी। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक। इस पर चार्ज नहीं होता है। द्रव्यमान आपको क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है। इसे इनसे सूचित करते हैं। तो यह बेसिक पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में भी जानकारी लेना है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में, विद्युत के बारे में। सबसे पहले समझिए विद्युत है क्या, इलेक्ट्रिक है क्या। तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है। न इसे देखा जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे अनुभव किया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक विद्युत यह ऊर्जा का रूप है जिसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव का। बोलिएगा कि ये बल्ब तो जल रहा है, तो यह इलेक्ट्रिक के प्रभाव से जल रहा है। इसे हम देख नहीं रहे, इलेक्ट्रिक के प्रभाव को देख रहे हैं। अगर पंखा मूव करता है तो हम इलेक्ट्रिक के प्रभाव द्वारा प्रभाव को देखते हैं। बोलिएगा अनुभव कैसे करते हैं? वायर को अगर टच करते हैं और झटका महसूस होता है, वह अनुभव हुआ। तो विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे ना देखा नहीं जा सकता है, इसे अनुभव किया जाता है। इसका उपयोग हीट के रूप में, लाइट के रूप में किया जाता है। यह एनर्जी का स्रोत है जिसे अनुभव किया जाता है। इसका उपयोग हीट के रूप में, लाइट के रूप में किया जाता है। यानी कि यह, अब सवाल 1 मिनट थोड़ा सा और समझिएगा, यह किस प्रकार का ऊर्जा है। आप ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में जानते हैं, तो हम बता दें ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको मैकेनिकल एनर्जी और एक होते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत होता है कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और नॉन मैकेनिकल एनर्जी जैसे हम बोल रहे हैं साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, यह सब जो होते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक एक प्रकार के नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। अब अगला पॉइंट जो है, विद्युत का खोज किसने, कब और कैसे किया था। तो देखिए विद्युत का सर्वप्रथम खोज जो किया गया था वह थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 2500 वर्ष पूर्व किया था। अब सवाल है कैसे किया था। तो स्टार्टिंग में देखा गया कि एबोनाइट और रेशम को जब घर्षण किया गया ना, तो चार्ज उत्पन्न हो रहा था। उसी को मतलब आधार मानकर धीरे धीरे विकास हुआ इलेक्ट्रिक का। तो रेशम को और एबोनाइट को जब घर्षण किया गया तो चार्ज उत्पन्न हुआ और उसके फलस्वरूप विद्युत का खोज हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एबोनाइट और रेशम को जब घर्षण करते हैं तो एबोनाइट पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है और रेशम पर कौन सा। तो मैं बता दूं आपको, एबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और रेशम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। इसी के द्वारा आपको विद्युत का खोज हुआ था। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि एबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम पर निगेटिव चार्ज। अगर कांच और रेशम को घर्षण किया जाए तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अच्छा एक बात बताइए, एक पेन को हम बाल में घर्षण कर रहे हैं, तब बताइए पेन में कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा और बाल पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा। तो हम बता दें, कोई भी 2 पदार्थ को जब आप घर्षण करते हैं और जो पदार्थ हार्ड होता है
जो पदार्थ हार्ड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो पदार्थ सॉफ्ट होता है उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे में अगर हम इस पेन को बाल में घर्षण कर रहे हैं तो यह पेन क्या है, हार्ड है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और यह बाल सॉफ्ट है तो इस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, तो कभी भी दो पदार्थ को जब घर्षण करते हैं तो जो गर्म होता है उस पर पॉजिटिव और जो सॉफ्ट होता है उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अब सवाल है आगे कि चार्ज का पता कौन किया था? सर्वप्रथम तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने व्याख्या किया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक क्या है, तो इलेक्ट्रिक एक प्रकार का ऊर्जा है। खोज कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। किसने किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैसे किया? एबोनाइट और रेशम को घर्षण करने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। अब अगला टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत मुख्य रूप से कितने प्रकार के वर्गों में बांटा गया है? तो विद्युत को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिक। कौन कौन? स्टैटिक इलेक्ट्रिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिक। अब सवाल है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक क्या है और डायनेमिक इलेक्ट्रिक क्या है? क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक मतलब स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिक मतलब स्थिर विद्युत, तो वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर ना किया जा सके, अर्थात जहां उत्पन्न होता है वहां ही समाप्त हो जाता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रिक को स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे घर्षण बल के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक को स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहते हैं। देखिए वही चीज नोट्स में भी लिखा हुआ है, वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण नहीं किया जा सके, जैसे घर्षण बल के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, अर्थात जहां उत्पन्न होता है वह समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत कभी कभी पूछ देता है कि घर्षण बल के द्वारा किस प्रकार का इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, वहां ऑप्शन देगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक, डायनेमिक इलेक्ट्रिक, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिक। अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिक। वैसा इलेक्ट्रिक जिसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सके, हस्तांतरण किया जा सके, उसे डायनेमिक इलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे एनएचपीसी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, एनटीपीसी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, उसे बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिज विद्युत। वैसा इलेक्ट्रिक जिसको एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण किया जा सके, जैसे थर्मल पावर, मतलब एनटीपीसी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक इलेक्ट्रिक। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक का खोज किसने किया, कब किया, कैसे किया पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ भी इलेक्ट्रिक पढ़ लिए कि कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को। आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जे थॉमसन को। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि किस किस माध्यम के द्वारा इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है। देखिए हम लोग जो हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं या ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, बाय सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है। यानी कि पहले विद्युत क्या था, विद्युत का खोज कैसे हुआ, कौन किया, कब किया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक का उत्पन्न होने का स्रोत क्या है, फिर इलेक्ट्रिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा। अगर आप घर बैठे भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड करिए और नोट्स भी मंगवा लीजिए और दोनों की मदद से पढ़िएगा ना तो घर बैठे भी रिजल्ट होगा। किसमें? एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर में, यूपीपीसीएल में, यूपीआरवीएनएल में, डीआरडीओ में, सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिए पहला था कि बाय हीट के द्वारा इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। बाय हीट के द्वारा आप लोग जानते हैं कहां पर? एनटीपीसी। कहां पर? एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी में होता क्या है, जनरली एक बॉयलर होता है, उसमें पानी भरा होता है
उसमें क्या करते हैं, कोयला से हीट उत्पन्न करते हैं और उस हीट द्वारा पानी गर्म होता है, स्टीम में परिवर्तन होता है, वाष्प में, और वाष्प को हाई प्रेशर से आपको पंखी पर छोड़ा जाता है, टरबाइन पर छोड़ा जाता है। और हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत अगर आपको कंडक्टर या कॉइल को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है, जिसके फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है और विद्युत उत्पन्न होता है। फराडे साहब ने क्या बताया था कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें कंडक्टर या कॉइल को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है। तो बोले कि बाय हीट के द्वारा आप कैसे बोले, क्योंकि ईंधन के रूप में मुख्य स्रोत जो है वह कोयला है। तो अगर क्वेश्चन में आया कि बाय हीट के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक का एक स्रोत बताइए, तो क्या बताइएगा, तो जैसे कोयला के द्वारा जो उत्पन्न होता है, एनटीपीसी में जो बिजली उत्पन्न होता है वो होता है। दूसरा नंबर पर आप आते हैं बाय वाटर। नाम सुने होंगे एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े नदी पर डैम बनाते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं और हाई प्रेशर से टरबाइन पर छोड़ा जाता है, तो वह घूमता है, और जब घूमेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल घूमेगा और फिर वहां इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बाय एनएचपीसी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक का एक स्रोत बताइए, तो वह होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पढ़ा रहे हैं, यानी कि किस किस स्रोत से इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है। तो तीसरा नंबर में है बाय मैग्नेट। देखिए ये तो जानते ही है ना कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर या कॉइल को घुमाया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है, जिसके फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है और विद्युत उत्पन्न होता है। जैसे में आपको अल्टरनेटर, जनरेटर, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। क्या कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल या कंडक्टर को घुमाया जाता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिससे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक कहा जाता है। जनरेटर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, अल्टरनेटर के द्वारा और डायनेमो के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं, बाय मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक। उसके बाद बाय सोर्स में क्या है, बाय सोर्स ऑफ यानी कि केमिकल, बाय केमिकल द्वारा। जैसा कि आपको जानते हैं कि सेल और बैटरी का नाम सुने होंगे, और सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें डालते क्या है, स्रोत क्या है, बाय केमिकल। सेल किसे कहते हैं, सेल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम या डिवाइस है जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो यानी कि सेल द्वारा या बैटरी द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक बाय केमिकल इलेक्ट्रिक कहलाता है, और यह केमिकल के द्वारा उत्पन्न होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बाय सन रे। देखिए बाय सन रे का है, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या करता है कि विद्युत उत्पन्न होता है। जैसे सोलर प्लेट आप लोग देखे होंगे, सोलर प्लेट पूछा जाता है कि प्लेट किसका बना होता है, तो सिलिकॉन पर, और उस पर मुख्य रूप से कौन सा डिवाइस होता है, तो फोटो डायोड होता है। और हम जानते हैं कि फोटो डायोड किस मटेरियल का बना होता है, सिलिकॉन का। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिस पर सन रे डाला जाए तो वह लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे सोलर इलेक्ट्रिक कहा जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल या फोटो डायोड के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक। फोटो डायोड जो होता है ना, सिलिकॉन का होता है। कभी कभी पूछता है कि सोलर प्लेट में किसका प्लेट लगा होता है, तो वह सिलिकॉन का लगा होता है। ठीक है, उसके बाद है बाय एटम। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके विखंडन से भी विद्युत उत्पन्न होते हैं, जैसे उसके बाद कौन सा है, यूरेनियम,
के विखंडन से भी बिजली उत्पन्न होता है, लेकिन इसके द्वारा भारत में बहुत कम बिजली उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह आबादी वाले क्षेत्र में प्लांट नहीं लगाया जा सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि यूरेनियम हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, और जो हम विदेश से उपलब्ध होता भी है तो उसको विस्फोटक पदार्थ बनाने में अर्थात परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? विद्युत क्या है, विद्युत का खोज किसने किया, कब किया, कैसे किया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद आगे जो है वह है ईयर फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ईयर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा भी विद्युत उत्पन्न होता है, और वह विद्युत कौन सा उत्पन्न होता है? पवन चक्की। कहीं देखे होंगे समुद्री इलाका में या रेगिस्तान इलाका में, वहां पर भी पवन चक्की के द्वारा, लेकिन भारत में इसके द्वारा विद्युत बहुत कम उत्पन्न किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, तब फिर पढ़ेंगे करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस के बारे में, तब फिर पढ़ेंगे वायर के बारे में, फिर वायर जब पढ़ लेंगे तब फिर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्किट पढ़ लेंगे तब कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यही सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको पढ़ना है। देखिए कंडक्टर कहते कैसे हैं? पहले बोल चल के 7वां 8वां 10वां में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सके उसे कंडक्टर कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो ना हो सके उसे इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं ना, तो टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो और आसानी से करंट फ्लो हो सके, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। चांदी सबसे अच्छा चालक है जिसकी चालकता 98% होता है। तांबा दूसरा सबसे अच्छा चालक है जिसकी कंडक्टिविटी 90% होती है, और एल्युमिनियम तीसरा सबसे अच्छा चालक है जिसकी कंडक्टिविटी 60% होता है। यह तीनों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह था हम लोग के कंडक्टर, मतलब क्रम में सबसे अच्छा चांदी, दूसरा नंबर पर तांबा, तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम। तो यह तो था कंडक्टर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, यानी कि एक अच्छे कंडक्टर की विशेषता क्या होगा? एक अच्छे कंडक्टर की विशेषता क्या होगा? तो देखिए हम बताते हैं। अच्छा कंडक्टर उसी को माना जाता है जिसकी चालकता हाई हो। अच्छा कंडक्टर उसी को माना जाता है जिसकी चालकता हाई हो, जिसकी चालकता हाई हो, ठीक है, जिसकी चालकता हाई हो। यानी कि चांदी की चालकता कितना था? 98%, तांबा का 90%, एल्युमिनियम का 60%। सबसे अच्छा कौन? चांदी। चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो। कोई भी अच्छा जो चालक होगा ना, तो अगर कंडक्टिविटी हाई होगा तो उसका प्रतिरोध लो होगा, अब प्रतिरोध लो होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? इकाई घन का जो प्रतिरोध होता है ना, उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित किया जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, रो से सूचित किया जाता है। चालक में डक्टाइल और मेलाबिलिटी का गुण होता है। डक्टाइल मतलब तन्यता, मेलाबिलिटी मतलब आघात वर्ध है। यानी कि वैसे पदार्थ का चयन करना चाहिए जिसमें तार खींचने का गुण भी होना चाहिए और चादर फैलने का गुण भी होना चाहिए एक अच्छे कंडक्टर में। उसके बाद गुड कंडक्टर वायुमंडल से कम प्रभावित होना चाहिए। देखिए वायुमंडल से कम प्रभावित हो, अगर वायुमंडल से प्रभावित होगा तो बार बार तार खराब हो जाएगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो एक ऐसे कंडक्टर का हम लोग यूज करते हैं जिसकी वायुमंडल पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए प्रॉपर्टी। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैस कंडक्टर। अब बोलिए सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, लिक्विड कंडक्टर क्या होता है और गैस कंडक्टर क्या होता है, हम बताते हैं। सॉलिड कंडक्टर जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, यह क्या है? सॉलिड है, तो ये सॉलिड कंडक्टर हो गया। जैसे में लिक्विड कंडक्टर, जैसे कॉपर सल्फेट का घोल, सोडियम क्लोराइड का घोल,
H2SO4 का घोल, यानी कि वह लिक्विड पदार्थ है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सके, वह क्या कहलाएगा? लिक्विड कंडक्टर, गैस कंडक्टर, यानी कि वैसा गैस जिसमें करंट फ्लो हो सके वो क्या गैस कंडक्टर कहलाएगा। आक्रिय गैस जितना होता है उसमें करंट फ्लो होता है। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए अब एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या है, पहले चांदी के बारे में पढ़ेंगे, सिल्वर के बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और इसकी कंडक्टिविटी 98% होती है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसकी कंडक्टिविटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट 960 होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 960। बॉइलिंग पॉइंट 1954 ये नहीं पूछेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा। इसका अपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है, ये भी नहीं पूछेगा। इसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, चालकता 98%। अमेजिंग टूल और आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। तो बोलिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो 3 पॉइंट याद रखिए। चालकता में नंबर 1 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 960 है और इसकी चालकता 98% होता है। ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। अब दूसरा नंबर पर कौन है? कॉपर है। कॉपर सबसे अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा पदार्थ है। दूसरा कौन सा? दूसरा सबसे अच्छा पदार्थ है, दूसरा नंबर पर आता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1083, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछता है। इसकी चालकता क्या होता है? 90%। तो दूसरा सबसे अच्छा कॉपर, मेल्टिंग पॉइंट 1083 और चालकता इसका कितना परसेंट? 90% होता है। तीसरा नंबर पाते हैं, कौन सा है? वह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम विद्युत और ऊष्मा का तीसरा सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। मेल्टिंग पॉइंट 659, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछता है, और इसकी चालकता कितना परसेंट? 60%। तो तीसरा सबसे अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और चालकता पॉइंट, ये तीनों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सॉलिड कंडक्टर पढ़ लिए। सॉलिड कंडक्टर पढ़ने के बाद हम लोग को कहां पर चलना है? लिक्विड कंडक्टर में। देखिए यह सभी जो भी H2SO4 का घोल, CuSO4 का घोल, NaCl का घोल, यह जो होता है ना, इसके द्वारा करंट फ्लो होता है। यह अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है ना, उसके द्वारा करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि किसके द्वारा करंट फ्लो नहीं होता है? तो ट्रांसफार्मर वायर याद रखिएगा, अशुद्ध जल जिसको डिस्टिल वाटर, ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज, ठीक है, इसके एल्कोहल, यह सब लिक्विड के द्वारा करंट फ्लो नहीं होता है। कभी कभी देता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा करंट फ्लो होता है? NaCl का घोल, ठीक है, ट्रांसफार्मर वायर, ग्लूकोज, ठीक है, एल्कोहल। तो याद रखिए NaCl का घोल के द्वारा करंट फ्लो होता है। आगे बढ़ें। अब गैस कंडक्टर के बारे में जानते हैं। गैस कंडक्टर कुछ वैसे पदार्थ होते हैं, कुछ वैसे गैस होते हैं जिसके द्वारा करंट फ्लो होते हैं, सब जो होते हैं अक्रिय गैस कहलाते हैं। और वह अक्रिय गैस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। ये गलत लिखा गया है, क्या है? रेडॉन है। यह सभी गैस के द्वारा करंट फ्लो जनरली आपको होता है। तो देखिए आज हम एक जस्ट लाइक बेसिक इलेक्ट्रिकल का डेमो क्लास लेके आ रहे थे। और जैसे आप इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं जानते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं आपका पढ़ने के लिए, तो ये सब वीडियो में अगर आप रोक रोक के नोट्स बनाइएगा तो टाइम लगेगा। हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने में अलग क्यों है कि जैसे आप ये नोट्स मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेगा उसी को नोट्स मिलेगा, विदाउट ऐसे किताब हम लोग बिक्री के लिए नहीं बनाए हैं, ये नोट्स है। अब जैसे हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये फर्स्ट क्लास है, तो ये फर्स्ट क्लास आप निकाल के बैठ जाइए। ये जो PDF है उसी का नोट्स है। और उसमें क्या होगा कि हम पढ़ा रहे हैं, जहां नोट करा रहे हैं, जहां अंडरलाइन करवा रहे हैं, आप करते चलिएगा तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई होगा। विश्वास आप नहीं करिएगा, जब खोल के बैठिएगा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो आपको लगेगा कि यह ऑफलाइन जैसा क्लास फीलिंग हो रहा है। हम बताते हैं, आप अगर घर बैठे ऑनलाइन क्लास
और हमारे नोट्स की मदद से आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपका रिजल्ट होगा। और तैयारी करते रहिए, ट्रेड मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे अभी वैकेंसी आने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी से ज्वाइन करेंगे तो सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, देखिए हम लोग डेली लाइव क्लासेज के माध्यम से पढ़ाएंगे। जो उस टाइम नहीं भी आइएगा तो रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगा, 24 घंटे में अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। और रिकॉर्डिंग के बाद एक बार नहीं 10 वीडियो देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 बार 20 बार देखिए। न्यूमेरिकल का हम लोग सेशन अलग रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने नियम है उसका सेशन अलग रखे हैं। तो अलग अलग नोट्स ऐसा बनाया गया, ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 100% सफलता मिलेगा। अगला जो हम लोग क्लास लेके आएंगे, एमसी की क्वेश्चन कुछ 10-15 क्लास हम करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, और न्यूमेरिकल का सेशन अलग करवाएंगे। आप लोग अगर चैनल पर जो लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करिए। अगर घर बैठे आप एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, यूपीआईबीएनएल का या बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आने वाला है और आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है तैयारी करें, तो आप स्टार्टिंग से जो आईटीआई में क्लास नहीं किए हैं, स्टार्टिंग से हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसी की क्वेश्चन लेकर आएंगे और डिस्कशन करवाएंगे। ओके, बाय बाय।